हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट्स क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों। जिस चैप्टर केमिस्ट्री का दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा दोस्तों केमिस्ट्री हम लोग कवर अप करने वाले चैप्टर 2 दोस्तों इसी वीडियो में। और पूरा दोस्तों क्या चैप्टर का नाम है दोस्तों कि अम्ल क्षार और लवण। और दोस्तों कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर 2 में जितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवाल होंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव से लेकर के दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके दोस्तों हम लोग मतलब जो भी इसका नोट्स है दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको। और ये दोस्तों क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए है। तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है दोस्तों, जो बायो में दिए गए लिंक से आप लोग आसानी से जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट है दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि ये हम लोग जो है दोस्तों वो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं और ऐसा लगेगा कि हम नोट्स भी नहीं बना रहे हैं। मतलब कि आपको नोट्स के साथ साथ दोस्तों वो क्वेश्चन टाइप में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग नोट्स भी एक ही वीडियो में रहेगा और क्वेश्चन भी एक ही में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा दोस्तों आपको इसी में मिल जाएगा। तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट है कि प्रकृति में पाए जाने वाले यौगिक गुणों के आधार पर दोस्तों 3 वर्ग में विभाजित है। किसको दोस्तों? तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं दोस्तों यौगिक, उसको दोस्तों उनको गुणों के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला दोस्तों नाम अम्ल, और दूसरा नाम है दोस्तों क्षार, और तीसरा नाम है दोस्तों लवण। तो अम्ल क्षार लवण में बांटा गया दोस्तों प्राकृतिक में पाए जाने वाले यौगिक को, वो भी उनके गुण के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों? अम्ल के रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र उनका लिखना है। तो अम्ल किसे कहते हैं, उनका रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है दोस्तों। तो जानते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ होता है दोस्तों जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को दोस्तों लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। तो दोस्तों जो कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और नीले लिटमस पत्र को दोस्तों कैसे बदल देता है, तो लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। तो नीले लिटमस पत्र को तो ठीक है दोस्तों कि जो नीला लिटमस पत्र होगा उसको कैसे में बदल देगा दोस्तों ये, तो नीले लिटमस पत्र को दोस्तों ये लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। तो नीले लिटमस पत्र को दोस्तों ये मान लीजिए क्या था दोस्तों, ये हम लोग का लाल लिटमस पत्र है। और ये दोस्तों हम लोग का नीला लिटमस पत्र है। तो नीला लिटमस पत्र को दोस्तों कैसा लिटमस पत्र में बदल दे रहा है दोस्तों, तो लाल लिटमस पत्र में बदल दे रहा है। कौन सा दोस्तों? तो ये नीला लिटमस पत्र और ये लाल लिटमस पत्र है जिसको वो बदल दे रहा है। कौन दोस्तों? तो अम्ल दोस्तों नीले लिटमस पत्र को दोस्तों लाल लिटमस पत्र में बदल दे रहा है। ये अम्ल का पहला गुण है। और जो दोस्तों स्वाद में कैसा होता है दोस्तों, तो खट्टा होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कैसे दोस्तों, तो HCl होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 दोस्तों जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और HNO3 दोस्तों जिसको ये नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और CH3 दोस्तों CH3 और COOH जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। जो सब किसके उदाहरण है दोस्तों, तो सारा का सारा दोस्तों अम्ल के उदाहरण है ये सब। आई होप कि आपको अम्ल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और अम्ल का हम लोग क्या जान गए, रासायनिक नाम भी जान गए दोस्तों और रासायनिक सूत्र भी। ये रासायनिक नाम है जितना आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये सारे रासायनिक नाम है, और ये दोस्तों उसके रासायनिक सूत्र भी हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हम लोग अब दोस्तों समझते हैं कि क्षार क्या होता है दोस्तों। तो सबसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कहता है कि क्षार किसे कहते हैं और क्षार के रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये दोस्तों आपको कैसा, आपको फील ही नहीं होगा दोस्तों कि क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये नोट्स है। ये क्वेश्चन आंसर के साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपको इसी से बन जाएगा दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी यहीं पर आपको कवर अप होते जा रहा है, और साथ में साथ दोस्तों आपको नोट्स भी मिलते ही जा रहा है। तो दोस्तों अब वो क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा और तीखा होता है, और लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला लिटमस पत्र में बदल देता है। तो कैसा दोस्तों, तो लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला लिटमस पत्र में बदल देता है। ये है दोस्तों हम लोग का नीला लिटमस पत्र। ये हम लोग का हो गया नीला लिटमस पत्र। और ये दोस्तों हम लोग का लाल लिटमस पत्र है। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला लिटमस पत्र में बदल दे रहा है। ये जो लाल लिटमस पत्र है दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीले लिटमस पत्र में बदल दे रहा है। कौन दोस्तों? तो क्षार बदल दे रहा है। आई होप ये जो क्षार है दोस्तों वो बदल दे रहा है लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में। अब इसका दोस्तों हम लोग को रासायनिक सूत्र देखना है। तो रासायनिक सूत्र दोस्तों NaOH, जिसको हम लोग रासायनिक नाम क्या दोस्तों, सोडियम ये हाइड्रोक्साइड, और ये उसके दोस्तों रासायनिक नाम होगा। और दोस्तों KaOH जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH का होल ट्वाइस दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे दोस्तों आपका क्या हो गया, कवर भी हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग लवण पे। और ये कुछ दोस्तों हम लोग पिक्चर के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है दोस्तों। ये आप लोग पिक्चर पूरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों एसिड और ये दोस्तों बेस, मतलब कि दोस्तों क्या है, ये हम लोग का अम्ल है और ये हम लोग का दोस्तों क्षार है। तो ये दोस्तों अम्ल का ये है, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। आपको मैं इमेज में पूरा क्लियरली समझा दूँ कि दोस्तों नीले लिटमस पत्र है और ये दोस्तों लाल लिटमस पत्र है। जैसे ही दोस्तों इसको एसिड में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जैसे ही इसको बेस में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो नीले लिटमस पत्र को दोस्तों लाल में परिवर्तित हो, या लाल लिटमस पत्र दोस्तों नीला लिटमस पत्र में हो गया। तो दोस्तों जो
अभी हम लोग क्या देखते हैं कि लाल को जो दोस्तों नीले में बदल दे रहा है, तो ये क्या होता है दोस्तों, जो बेस में डालते थे तो क्षार हो गया और ये दोस्तों अम्ल हो गया। मैंने अभी आपको बताया। आई होप कि आपको इन ये अम्ल क्षार में कोई भी डिफरेंस या जो भी दोस्तों दिक्कत होगा वो नहीं होगा। अब ये दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, ये नींबू में देख सकते हैं दोस्तों, ये अम्ल है और दोस्तों क्षार में दोस्तों हम लोग एसिड डाल रहे हैं, वो देख सकते हैं केमिकल जो नीले ये लिटमस पत्र को ब्लू में बदल दे रहा है और ये दोस्तों लाल में बदल दे रहा है लिटमस पत्र का। आई होप कि अब तो आपको पूरा दोस्तों इमेज के थ्रू आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम में दोस्तों सेकंड टाइप का सवाल पूछता है। अब हम लोग दोस्तों कुछ दिन में आप लोग जो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने टॉपिक उठाया था, ये जो तो टॉपिक था दोस्तों अम्ल और क्षार, दोस्तों हम लोग ये ख़त्म कर चुके हैं। बट अम्ल क्षार से रिलेटेड जितने भी सवाल दोस्तों वो भी हम लोग खत्म कर देते हैं और फिर हम लोग अकेले पढ़ेंगे दोस्तों लवण क्या होता है या लवण के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अम्ल और क्षार में तो ये नॉर्मल जो भी ये डाउट है वो तो हम लोग खत्म कर चुके हैं। बट दोस्तों अब एक उससे जो रिलेटेड जितना भी सवाल बनते जाएंगे हम लोग ये खत्म करते हुए चलेंगे। तो विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन, ये अपघटन में क्या अंतर है, विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन में क्या अंतर है दोस्तों। दोनों एक ही लगा दोस्तों, दो बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत अपघटन में क्या अंतर है वो पूछ रहा है, तो कोई नहीं दोस्तों समझाते। जब किसी विलेयता या अपघटे के दोस्तों घोल या पिघले हुए अवस्था से विद्युत धारा दोस्तों जब प्रवाहित कराई जाती है तो यौगिक के अणु में टूट जाता है और जो इसका इलेक्ट्रोड होता है उसके उस पर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि उदाहरण क्या होता है कि सोडियम दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl बोलते हैं, जो नमक होता है दोस्तों, उसके घोल का दोस्तों विद्युत अपघटन कराने पर दोस्तों जो सोडियम होता है वो क्लोराइड के गैसों में अलग हो जाता है। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो घोल या पिघली हुई अवस्था में क्या होते हैं, आयनों में विभाजित नहीं होते हैं बल्कि दोस्तों, और इसलिए दोस्तों विद्युत का धारा का संचलन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, और उदाहरण है क्या कि चीनी और यूरिया का दोस्तों जैसे पदार्थ विद्युत अपघट्य हैं, बट दोस्तों सोडियम क्लोराइड दोस्तों विद्युत का ये अपघटन किया। ये एक था दोस्तों कुछ विद्युत अपघटन क्या है दोस्तों उसमें। जैसे दोस्तों आप लोग जब पानी में दोस्तों जब नमक डालिएगा, ये मान लीजिए दोस्तों एक गिलास है और इसमें दोस्तों हम लोग नमक डाल दिया और इसमें दोस्तों हम लोग क्या डाल रहे हैं, इसमें दोस्तों हम लोग डालने वाले हैं पानी। तो पानी जैसे ही दोस्तों हम लोग डाल दे रहे हैं, जैसे जैसे पानी डालेंगे और इसको हम लोग क्या करें दोस्तों पूरा मिक्स कर देंगे। इसमें दोस्तों जैसे हम लोग इसमें पूरा पानी से मिक्स कर देंगे तो पूरा घुल जाएगा। अभी दोस्तों इसमें अब जब आयन ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों सोडियम, इसमें से क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। सोडियम दोस्तों अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है, तो वही बात है दोस्तों। और ये पदार्थ कैसे दोस्तों पिघली हुई अवस्था में आयनों में दोस्तों नहीं हो पाते हैं, जो आयनों में विभाजित नहीं हो पाते हैं और इसलिए दोस्तों विद्युत धारा का संचलन नहीं कर पाते हैं। आई होप कि दोस्तों ये आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे डाला है, जैसे इमेज के थ्रू हम लोग समझा रहे हैं कि इमेज में क्या है दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं। ये इमेज है दोस्तों, अभी हमने जो समझा कि दोस्तों एनोड है और ये दोस्तों कैथोड है, जो दोनों ये एनोड ये इलेक्ट्रोड है, जो एनोड है एक कैथोड है। और इसमें दोस्तों NaCl का विलयन डाल दिए दोस्तों, इसमें एक सोडियम है और इसमें क्लोरीन है, जो हम लोग बैटरी से इसमें करंट पास करा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये सोडियम और क्लोराइड। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। इसी दोस्तों अम्ल के गुण क्या होता है। अभी हम लोग ने दोस्तों दो टॉपिक समझा, अम्ल और क्षार। तो दोस्तों अम्ल था और क्षार का डिफरेंस था, वहाँ तक तो ठीक है। बट अब हम लोग दोस्तों अगर एग्जाम में बोर्ड में पूछ दिया जाए दोस्तों कि अम्ल के गुण क्या है दोस्तों, अम्ल के गुण क्या है, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे उसका। और दीर्घोत्तरीय में कैसे पूछे दोस्तों, तो पूछ सकता है दोस्तों कि अम्ल क्या है या किसे कहते हैं, और आपको बताना है अम्ल के गुण तथा रासायनिक गुण के साथ साथ आपको उसको गुण भी बता देना अगर दीर्घोत्तरीय में पूछा जाए तो। लेकिन हमने दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइम में पूछ सकता है। कैसे दोस्तों पूछा कि अम्ल के गुण क्या है दोस्तों, तो अम्ल के गुण निम्नलिखित है। आप जानते हैं दोस्तों कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को दोस्तों लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। और ये धातु के साथ दोस्तों क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, आपको पता ही है, अभी मैंने समझा दिया है। और कार्बोनेट के साथ दोस्तों क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और गैस उत्पन्न करता है। और ये क्षारकों के साथ दोस्तों क्रिया करके लवण एवं पानी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम लोग अभी आप लोग पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर दोस्तों पिक्चर पहले हम लोग इसको दोस्तों ये तो कुछ था अम्ल, लास्ट और एग्जांपल जो था दोस्तों हम लोग आगे में ये जो है दोस्तों ये जो क्षारक है दोस्तों अभी क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, ये हम लोग आगे समझ लेंगे। बट दोस्तों आपको एक 4 डाउट तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोस्तों 4 डाउट में क्या करा, जो चारों पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले को लाल में बदल देता है और धातु के क्रिया के साथ करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। और कार्बन दोस्तों कार्बोनेट है दोस्तों वो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कार्बन दोस्तों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना देता है दोस्तों, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और ये कार्बन के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर दिया। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों कि क्षार के गुण क्या है, क्षार पे भी गुण हम लोग समझ लेते हैं। क्षार के गुण क्या है दोस्तों, तो क्षार दोस्तों स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर दोस्तों साबुन की तरह चिकने भी होते हैं क्षार। और ये लाल लिटमस पत्र को कैसे बदल देते हैं, तो नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। और इसका दोस्तों जो जलीय विलयन का जो घोल है दोस्तों, जलीय घोल में आयन छोड़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ दोस्तों असहज सुचालक बन जाते हैं।
तो क्षार कैसे होता है दोस्तों, तो ये जो स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे हो जाएंगे। और साबुन दोस्तों चिकने की तरह होता है, छूने पर दोस्तों साबुन की तरह क्षार। और लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला में बदल देता है, 3 हो गया। और चौथा क्या दोस्तों कि जली हुई में जब इसके आयन होते हैं वो टूट के साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अच्छे छुट से अलग हो जाते हैं, टूट छोड़ते हैं। तो आई होप कि दोस्तों क्षार के गुण भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों एक और ये अम्ल और क्षारीय विलयन से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अम्ल और क्षार से पूछता है दोस्तों कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। आखिर दोस्तों अम्ल अभी हम लोग पॉइंट में गुण में भी समझा कि अम्ल दोस्तों ये उसका दोस्तों विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बट क्यों होता है ये जानने का कारण भी दोस्तों पूछ सकते हैं आप बोर्ड में दोस्तों। तो पूछता है दोस्तों कि जब अम्ल और दोस्तों जल को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन जल अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। और ये दोस्तों हाइड्रोनियम दोस्तों आयन जो है वो अम्लीय जलीय विलयन में विद्युत चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो परिणाम स्वरूप होता है दोस्तों वो अम्ल विद्युत का संचालन करता है। और जलीय विलयन में दोस्तों हाइड्रोजन आयन उत्पन्न की स्थिति के कारण दोस्तों ये विद्युत का संचालन करता है। मतलब ये दोस्तों कि जब अम्ल को दोस्तों ये जल में जो अम्ल को दोस्तों और जल में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाएगा। और जल के अणु के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है जल के साथ घुलने पर। और ये तो ये जो हाइड्रोनियम है आयन है दोस्तों, वो जो आयन टूटता है उसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। जो हाइड्रोनियम आयन है दोस्तों वो अम्लीय जलीय विलयन में विद्युत के चलने के लिए दोस्तों जिम्मेदार हो जाता है। और ये दोस्तों इसका जो बनता है परिणाम स्वरूप इसका जो रिजल्ट निकलता है वो अम्ल विद्युत का दोस्तों जो करता है संचालन करने लगता है। और जो जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न की उत्पत्ति जो कारण होती है, ये क्या कारण है दोस्तों कि अम्लीय विलयन का ये विद्युत का सुचालन होने का कारण होता है। आई होप कि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, अम्ल का ये जो खत्म हो गया तो हम लोग चलते हैं दोस्तों आर्हेनियस के सिद्धांत। आखिर ये आर्हेनियस का ये सिद्धांत दोस्तों ये हर बार पूछा ही जाता है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, जो कहते हैं दोस्तों इसको कि आर्हेनियस के सिद्धांत पर अम्ल एवं क्षार की व्याख्या करना है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल कर दोस्तों हाइड्रोजन आयन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन तो ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोजन आयन तो ऐसे लिखा था, बट हाइड्रोजन आयन दोस्तों जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ये दोस्तों इस टाइप से कुछ हाइड्रोजन आयन लिखा जाता है। और जबकि दोस्तों क्षार वे पदार्थ होते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार दोस्तों। तो क्षार क्या होता है, तो क्षार वह पदार्थ है दोस्तों जो जल में घुलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ये आयन देते हैं। और जबकि दोस्तों क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में घुलने पर दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कि दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन दोस्तों बोल सकते हैं हम लोग कि OH ये हाइड्रोक्साइड आयन का ये रासायनिक नाम सूत्र क्या हो जाएगा OH। और इसके ऊपर दोस्तों माइनस का साइन जब लग जाता है तो ये क्षार के साथ ये होता है दोस्तों आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। अब आगे यह सिद्धांत केवल दोस्तों जलीय विलयन के पर लागू होता है और अम्लों के हाइड्रोजन आयन के सिद्धांत के बढ़ने वाले और क्षारकों के दोस्तों OH आयनों के सिद्धांत पर रहने वाले। मतलब दोस्तों कहना चाह रहा सीधा बात आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार कि जो हाइड्रोजन आयन होंगे दोस्तों दोनों में, बट ये अम्ल के साथ हाइड्रोजन आयन के साथ तो ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है और क्षार के साथ दोस्तों ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कनेक्ट होता है। आर्हेनियस सिद्धांत का यही कहता है। आई होप कि आर्हेनियस के सिद्धांत आपको समझ में आ गया दोस्तों। और जो हमने बोला था कि आगे चल के समझाएंगे तो ये समझ लेते हैं दोस्तों, ये इमेज के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, पूरा अच्छा से तो मैंने समझाया है। तो कैसे समझेंगे दोस्तों इमेज के थ्रू, तो कहता है दोस्तों कि इसमें जो है पोटेशियम ले लेते हैं और हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब अगर इसको पानी में मिला देते हैं दोस्तों तो पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड पे दोस्तों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये दोस्तों लिथियम और ये हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे पानी में जब घोलेंगे तो लिथियम अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। बट लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यही कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो आर्हेनियस का सिद्धांत कहलाता है। आई होप कि अभी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो कहता है दोस्तों कि अम्ल और क्षार से और टॉपिक बनता है क्या है कि प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है दोस्तों। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं दोस्तों जो पानी में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, मतलब कि दोस्तों और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, यहाँ पर प्लस छूट गया दोस्तों, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग समझ गए। तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, छूटा नहीं दोस्तों, ये जो यहाँ पर का जो प्लस है वो यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्लस आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, उत्पन्न करते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं दोस्तों जो पानी में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, विलयन में कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब दोस्तों कि प्रबल अम्ल क्या है दोस्तों, तो प्रबल अम्ल वे पदार्थ है दोस्तों जो पानी में घुलेगा तो H+ आयन उत्पन्न करेगा। और दोस्तों क्षार व दुर्बल अम्ल क्या है दोस्तों, तो जो पूरी तरह आयनित हो जाएगा, जो हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा तो प्रबल अम्ल हो गया। और दोस्तों पानी में तो पूरी तरह नहीं घुल पाएगा, जो पानी तो पूरी तरह नहीं घुलेगा, जो आयनित नहीं हो पाएगा दोस्तों, जो कम हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे वो क्या होंगे दोस्तों, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, अम्ल में डाउट खत्म। अब बट दोस्तों एक और अम्ल क्षार से टॉपिक से बने कि प्रबल और दुर्बल क्षार क्या है दोस्तों। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझे, दुर्बल अम्ल ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में समझते हैं क्या अंतर होता है। तो ये एक टॉपिक है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं कि प्रबल क्षार वे होते हैं दोस्तों जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, लेकिन जबकि दोस्तों दुर्बल क्षार वे होते हैं जो आंशिक रूप से दोस्तों आयनित नहीं हो पाते। मतलब कि दोस्तों प्रबल क्षार विलयन में दोस्तों उच्च मात्रा में दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- उत्पन्न करते हैं, जबकि दुर्बल क्षार दोस्तों कम मात्रा में करते हैं।
अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्या नेक्स्ट टॉपिक कहता क्या है। तो इसको थोड़ा सा और डाउट पूरा क्लियर कर लेते हैं दोस्तों कि मतलब हम दो बॉक्स बना लिए। अब इसमें दोस्तों जो हाइड्रोजन में था दोस्तों क्या ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में था दोस्तों कि वो दोनों में हाइड्रोजन अणु उत्पन्न करेगा। बट प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में क्या दोस्तों कि दोनों में हाइड्रोक्साइड अणु ही उत्पन्न करेंगे दोनों में। बट अगर जो पूरी तरह दोस्तों जो पानी में घुल जाएगा वो प्रबल हो जाएगा, और जो पूरी तरह नहीं घुल पाएगा वो ये दुर्बल हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब चलते हैं दोस्तों कि एक नया टॉपिक है दोस्तों कि सूचक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। आखिर सूचक क्या है दोस्तों और ये कितने प्रकार का होता है, ये है डाउट दोस्तों, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों सूचक एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो किसी भी विलयन में के अम्लीय या क्षारीय होने पर दोस्तों अपना रंग क्या करते हैं, बदलते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई भी पदार्थ दोस्तों अम्ल है या क्षार। देखिए सूचक का प्रयोग कब करेंगे दोस्तों, जो कोई पदार्थ का अम्ल है या क्षार ये बताने के लिए। और सूचक वह पदार्थ है जो विलयन में दोस्तों अम्लीय या क्षारीय का अपना रंग बदलते रहता है, वो बता देता है सूचक। और सूचक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक मानवीय ये प्राकृतिक सूचक और एक होता है दोस्तों मानव निर्मित सूचक। अब दोस्तों हम लोग प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक सूचक की परिभाषा क्या है। तो प्राकृतिक संकेतिक प्रकृति में दोनों जो प्राकृतिक संकेतक प्रकृति में मौजूद संकेतकों को एक वर्ग है जो यह बताता है दोस्तों कि कोई यौगिक दोस्तों क्षारीय है या अम्लीय है। मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं दोस्तों लाल गोभी का पत्ता, अंगूर का रस, करी पाउडर, शलजम का छिलका दोस्तों, चेरी, चुकंदर, प्याज, टमाटर, हल्दी संकेतक आदि कुछ क्या दोस्तों प्राकृतिक संकेतक उदाहरण। जैसे हल्दी है दोस्तों, ये क्या है प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। और ये लाल गोभी का पत्ता भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्या प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, जो प्राकृतिक के द्वारा जो मिल रहे थे प्राकृतिक सूचक ही कहलाते हैं। आई होप कि आपको दोस्तों अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मानव निर्मित सूचक क्या है। सूचक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में दोस्तों जो प्राकृतिक से रिलेटेड होंगे वो प्राकृतिक, और मानव निर्मित दोस्तों जो हम लोग मनुष्य जो बनाते हैं। आप समझते हैं दोस्तों कि मानव निर्मित होता क्या है। कि मानव निर्मित सूचक वे होते हैं दोस्तों जिनको प्रयोगशाला में या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इनका उपयोग दोस्तों किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने के पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कुछ फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज ले सकते हैं। फेनोल्फथालीन का एग्जांपल आप लोग पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों। फेनोल्फथालीन ऐसा होता है, और मिथाइल ऑरेंज दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, जो रेड रेड है दोस्तों वही मिथाइल ऑरेंज होता है। आई होप कि दोस्तों मानव निर्मित और प्राकृतिक सूचक में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि लिटमस पत्र हम लोग जान गए कि लाल को नीला, नीला को लाल, एसिड बेस तक तो ठीक था। बट आखिर ये लिटमस पत्र है क्या। आखिर ये लिटमस पत्र है क्या दोस्तों, आखिर ये कहाँ से आया, किससे बना, कैसे बना, वो हम लोग जान लेते हैं। तो लिटमस पत्र दोस्तों, लिटमस पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्राकृतिक सूचक है दोस्तों जो लाइकेन से दोस्तों प्राप्त होते हैं, और इसका रंग से उपचारित कागज से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे समझते हैं तो इसका उपयोग दोस्तों किसी घोल यानी सॉल्यूशन दोस्तों के अम्लीय, एसिडिक या क्षारीय, बेसिक के होने का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यदि घोल में दोस्तों नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो घोल अम्लीय होता है, यदि लाल दोस्तों नीला हो जाता है तो घोल क्षारीय होता है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि नीला से लाल हुआ तो अम्ल हुआ, और लाल से नीला हुआ तो क्षार हुआ। बट यहाँ के लिटमस पत्र है क्या, तो लिटमस पत्र दोस्तों प्राकृतिक सूचक है जो दोस्तों लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होते हैं, और इसका रंग से दोस्तों उपचारित कागज से बन जाते हैं। आई होप कि दोस्तों लिटमस पत्र क्या आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्यापक सूचक क्या है दोस्तों। एक दोस्तों टॉपिक है व्यापक सूचक क्या है। तो व्यापक सूचक वैसा सूचक है दोस्तों, वैसा सूचक दो या दो से अधिक रंगों का मिलकर दोस्तों एक व्यापक सूचक कहते हैं। मतलब दोस्तों वैसा सूचक दो या दो से अधिक रंगों से दोस्तों जो मिलकर बना होता है उसे हम लोग व्यापक सूचक कहते हैं। जैसे कोई भी दो या दो से अधिक रंग का होगा, आप जो सोच रहे हैं दोस्तों वो भी हो सकता है। मतलब दो रंग से जो भी मिलकर बना होगा व्यापक सूचक। एक है दोस्तों ऑल्फैक्टरी सूचक क्या है, तो ऑल्फैक्टरी सूचक दोस्तों एक ऐसा पदार्थ होता है जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। तो दोस्तों ऑल्फैक्टरी सूचक किसे कहते हैं, तो ऑल्फैक्टरी सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध दोस्तों क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, लेकिन जिनका ये पहचान में मदद मिलती है दोस्तों कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है। मुख्य रूप से दोस्तों उदाहरण के लिए प्याज ले सकते हैं, लौंग का तेल ले सकते हैं, या वनीला एसेंस ले सकते हैं। यही दोस्तों वनीला एसेंस है, और ये दोस्तों लौंग का तेल है, और ये दोस्तों प्याज है इसका उदाहरण के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि सांद्र या तनु अम्ल होते क्या। अभी हम लोग दोस्तों अम्ल और क्षार टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, बट दो से अगले हम लोग 5 मिनट में ये लवण भी खत्म करने वाले हैं दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में क्या है। तो दोस्तों सांद्र अम्ल में दोस्तों अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा दोस्तों कम होती है, जबकि दोस्तों तनु अम्ल में दोस्तों पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, तो तनु अम्ल कहलाता है। और दोस्तों सांद्र अम्ल जो होता है वो अधिक ये प्रक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील संक्षारक होता है, जबकि तनु अम्ल दोस्तों आक्रामक और इन्हें संभालना सुरक्षित होता है।
मतलब कि दोस्तों जो पानी में दोस्तों जो अधिक से अधिक पानी में दोस्तों कम मात्रा में जो जो अम्ल जो एक साधारण अम्ल है दोस्तों वो अम्ल अधिक होगा, उसमें पानी की मात्रा कम होगा तो वो कैसा होगा दोस्तों साधारण अम्ल हो जाएगा। और जिसमें दोस्तों पानी की मात्रा ही अधिक हो जाएगी और अम्ल की मात्रा कम होगी वो तनु अम्ल हो जाएगा। अब जो साधारण अम्ल दोस्तों ये जो साधारण अम्ल है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और तनु अम्ल कम प्रतिक्रियाशील होता है। बट दोस्तों ये जो है इन्हें सुरक्षित रखना पॉसिबल है इन सबको, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अम्ल में एक और अम्ल आते हैं दोस्तों, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल होते क्या हैं। अभी हम लोग क्षार भी पढ़ेंगे बट खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल होते क्या हैं। तो खनिज अम्ल वे अम्ल है दोस्तों जो अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं और इसलिए इन्हें दोस्तों अकार्बनिक अम्ल या सामान्य अम्ल भी कहा जाता है। ये खनिज अम्ल वे अम्ल है दोस्तों जो अकार्बनिक यौगिकों से जो प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, जो खनिज अम्ल कहते हैं और इन्हें दोस्तों अकार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है या सामान्य अम्ल भी कहा जाता है। किसे दोस्तों, तो खनिज अम्ल को। अब यही दोस्तों कार्बनिक अम्ल ये जो कार्बनिक अम्ल है वो क्या है, तो कार्बनिक अम्ल ऐसे मतलब कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं जिनमें दोस्तों अम्लीय गुण तो होते हैं जो आमतौर पर दोस्तों क्या होते हैं जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं। अब इसमें खनिज अम्ल क्या, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों कार्बनिक अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। आई होप कि आपको खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल में कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। बस खनिज अम्ल में वे अम्ल होते हैं दोस्तों जो अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त हो रहे हैं और कार्बनिक क्या होंगे दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक से प्राप्त हो रहे हैं। अंतर यही है दोस्तों। और इन्हें दोस्तों खनिज अम्ल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो खनिज अम्ल को दोस्तों अकार्बनिक और सामान्य अम्ल भी कहा जाता है। और कार्बनिक अम्ल को कोई और दूसरा नाम से नहीं जाना जाता, सिर्फ कार्बनिक अम्ल से ही नाम से जाना जाता है। आई होप कि दोस्तों खनिज अम्ल में कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब इससे दोस्तों ये 100% दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, जिससे दोस्तों हर बार सवाल में बोर्ड में पूछा जाता है कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है दोस्तों, तो पीएच स्केल को हम कुछ हिस्ट्री जानते हैं दोस्तों कि पीएच स्केल क्या है, इनको कब में किसने क्या बनाया, ये क्या है दोस्तों वो हम लोग जानते हैं। तो सन 1909 में दोस्तों डेनिस रासायनिक विज्ञान दोस्तों, जो डेनिस है वो रासायनिक विज्ञान, ये सोरेन पीटर लॉरिज सेरेंसन ने एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया था जिसको जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पीएच स्केल। कब बनाया था दोस्तों, 1909 में। किसने बनाया था दोस्तों, तो सेरेन पीटर और ये लॉरिज लॉरिटस सेरेंसन ने बनाया था। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो सन सोरेन पीटर लॉरिटस सेरेंसन ने बनाया था। और कब, तो 1909 में। इस पैमाने का उपयोग जैसे किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों अगर एक पीएच स्केल दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया होगा, हाँ ये पीएच स्केल है, तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा पीएच स्केल में एक 0 से लेकर के अगर 7 से कम है दोस्तों तो वो कैसा, वो विलेन कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर वही उसका मान दोस्तों अगर 8 से लेकर के 14 के बीच में है तो वो कैसा कहलाएगा दोस्तों, क्षारीय कहलाया जाएगा। अगर उसका मान दोस्तों बिल्कुल 7 है तो वह कैसा कहलाया जाएगा दोस्तों, उदासीन कहलाया जाएगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों। कैसे लिख रखा है दोस्तों कि ये स्केल की सीमा दोस्तों 0 से 14 तक होती है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। स्केल की सीमा कितना है दोस्तों, तो 0 से लेकर के 14 तक है। अब अंतर क्या दोस्तों, दूसरा कि उदासीन होने का दोस्तों कितना बताया था मैंने, 7। अगर उदासीन का क्या है तो 7 का पीएच मान उदासीन होता है, जो दर्शाता है कि पदार्थ ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। और अम्लीय कितना है दोस्तों, 7 से अगर कम है तो पीएच मान अम्लीय है, और 7 से अगर ये अधिक है दोस्तों तो पीएच मान क्षारीय या क्षारीयता का होता है, पता लगाता है। आई होप कि दोस्तों पीएच स्केल क्या है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है अंतर दोस्तों, एक बोर्ड में पूछा जाता है कि पीएच स्केल तक तो ठीक है क्या है, बट पीएच में दोस्तों पी और एच, पी और एच का संकेत क्या है, पी का मतलब क्या होता है और एच का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो पी एच में अर्थ का ये है दोस्तों कि पी का मतलब होता है दोस्तों शक्ति या क्षमता, और एच का मतलब दोस्तों हाइड्रोजन। और क्षमता या शक्ति क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर बोलते हैं इंग्लिश में, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही बोलते हैं। तो मतलब दोस्तों पीएच मतलब दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच अगर एक साथ लीजिए तो पावर हाइड्रोजन अर्थ है। एच का मतलब जैसे हाइड्रोजन आयन, और पीएच मतलब जैसे शक्ति या क्षमता या पावर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने पावर लिख रखा है हिंदी में, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पीएच का संकेत करते हैं। आई होप दोस्तों पीएच का मतलब संकेत या प्रकृति में कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अब है दोस्तों एक बैटरी अम्ल क्या है। बैटरी अम्ल क्या है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है बोर्ड में, हो सके तो 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों कि बैटरी अम्ल जिसे दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, लेड एसिड बैक्टीरियो में इस्तेमाल होने वाला एक अत्यधिक संक्षारक और अम्लीय घोल है दोस्तों। बैटरी अम्ल क्या है दोस्तों, जो बैटरी में यूज होता है उसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। और इसे लेड एसिड बैक्टीरिया में इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम लोग बोले सीधा अगर नहीं याद रहा दोस्तों तो कैसे बोलेंगे, बैटरी अम्ल वो है दोस्तों जो बैटरी में यूज होता है, और इसका दूसरा नाम सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, और इसे अत्यधिक संक्षारक अम्लीय घोल में पाया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि पीएच का तो स्केल जान गए। पीएच में दोस्तों स्केल में जो नंबरिंग होता है वहाँ तक भी ठीक है, 7 से कम है तो अम्ल हो गया, और 7 से ज़्यादा है तो क्षार है, अगर 7 है तो उदासीन है। बट दोस्तों आखिर ये पीएच स्केल का हमारे
जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग जानते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको बोर्ड में 5 नंबर का 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको पूछा जा सकता है। तो कहता है दोस्तों कि हमारे जीवन में पीएच के 5 महत्व को बताइए, महत्व क्या है? तो हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों पीएच के 5 महत्व इस प्रकार है कि मानव स्वास्थ्य दोस्तों, शरीर का पीएच दोस्तों अगर संतुलन, जैसे रक्त पीएच लगभग 7.4 होना चाहिए, विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। मतलब दोस्तों पीएच का महत्व दोस्तों वो 5 चीज़ों पर निर्भर करता है जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। पहला दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है क्या दोस्तों, अगर पीएच हमारे शरीर का पीएच संतुलन होना चाहिए। कैसे दोस्तों कह सकते हैं, तो अगर दोस्तों हमारे जो बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है, जो रक्त है दोस्तों को, अगर उसका मान दोस्तों 7.4 है तो सही है। अगर उससे ज़्यादा या कम है तो हम लोग का ये जो है दोस्तों असंतुलन हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों कृषि से डिपेंड करता है, उसका महत्व है दोस्तों कैसे, तो मिट्टी का पीएच दोस्तों पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरा दोस्तों दांत स्वास्थ्य, अगर ये मानव स्वास्थ्य पर दोस्तों एक दंत स्वास्थ्य, तो मुंह में दोस्तों अगर पीएच, मुंह का पीएच मान दोस्तों अगर 5.5 से नीचे जाने पर दांत का इनेमल जो है दोस्तों, इनेमल 6 होने लगता है दोस्तों, खराब होने लगता है, बिखरने लगता है दोस्तों, उसमें दरारें आने लगती है, कमज़ोर होने लगता है। और जिससे दोस्तों दांतों में दोस्तों सर्कन होने होती है, और क्षारीय टूथपेस्ट दोस्तों पीएच का संतुलित करने में मदद करता है। जो सुबह-सुबह दोस्तों हम लोग जानते हैं कभी-कभी दोस्तों मुँह महकने लगता है, बट इसी कारण महकता है दोस्तों, क्योंकि पीएच मान दोस्तों हम लोग क्या हो जाता है 5.5 से कम होने लगता है। तो ये हमारे मुँह से दोस्तों ये गंदगी आने लगती है, महक आने लगती है। अगर पीएच 5.5 है तो आप दोस्तों कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर दोस्तों अगर पीएच मान कम हो जाता है तो उसका ये लेवल में कैसे ला सकते हैं, बराबर कैसे करते हैं पीएच मान ये है, तो उसको हम लोग टूथपेस्ट यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल कोलगेट में रूप में, जो भी क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया, एटसेट्रा जो भी है दोस्तों वो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे हम लोग क्या हो जाता है पीएच मान संतुलित हो जाता है। आगे दोस्तों तीसरा पीएच मान में तीसरा महत्व है दोस्तों, ये चौथा ना दोस्तों, एक मानव स्वास्थ्य है, कृषि था, एक दंत स्वास्थ्य है, चौथा दोस्तों पाचन। पेट में दोस्तों मौजूद हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं HCl, जो पाचन में मदद करता है दोस्तों। और अपचे जैसी स्थिति में दोस्तों जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो एंटी एसिड जैसे क्षारकीय दवाओं में उसका उपयोग किया जाता है। आखिर दोस्तों ये पीएच का महत्व कैसे, तो जब हम लोग दोस्तों भोजन करते हैं तो कभी कभी दोस्तों हम लोग भोजन में कुछ एक्स्ट्रा मौजूद होता है, जो एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना दोस्तों हमारे मौजूद पेट में, तो वो दोस्तों अगर ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग एंटी एसिड के रूप में देते हैं। अगर एसिड बढ़ गया तो हम लोग एंटी एसिड का, जैसे हम लोग जैसे दोस्तों लैपटॉप में से वायरस हो जाता है तो हम लोग एंटीवायरस डलवा लेते हैं, वैसे हम लोग अगर पेट में एसिड हो गया तो हम लोग एंटी एसिड डल जैसे क्षारकीय दवाओं का उपयोग करते हैं। एक है दोस्तों 5वां पॉइंट है जल शुद्धिकरण। पीने पीने का पानी का दोस्तों पीएच उपयुक्त होना चाहिए, जिससे दोस्तों ताकि वह सुरक्षित और स्वस्थ हो जा सके। तो जो पानी पीते हैं ना दोस्तों उसका भी पीएच मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों पीएच मान का 5 महत्व दोस्तों हमारे जीवन में जो भी है वो आपको समझ में होगा, और आप हो सकता है दोस्तों इसको और डीपली में आप लोग लिख सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक था दोस्तों हम लोग लवण और क्षार तक में, सॉरी अम्ल और क्षार तक का टॉपिक में जितने भी सवाल बन सकते थे वो हमने पूरा खत्म हुआ। अब एक दोस्तों सबसे बड़ा टॉपिक है लवण। लवण क्या है दोस्तों और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण दोस्तों एक वसा यौगिक दोस्तों जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे लवण कहते हैं। जैसे लवण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो कौन कौन सा होता है, तो अम्लीय लवण होते हैं, क्षारीय लवण होते हैं, और सामान्य या उदासीन लवण होते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, लवण क्या है दोस्तों, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसे हम लोग लवण कहते हैं। लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों ये अम्लीय लवण से पहले हम लोग को जान लेते हैं कुछ 2-3 टॉपिक जरूरी है। तो अम्लीय लवण से दोस्तों क्या जानने वाला है कि प्रस्वेद लवण क्या है। तो ये जो प्रस्वेद लवण है दोस्तों वह पदार्थ है जो हवा से नमी सोख कर घोल बना लेता है दोस्तों, और ये पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर दोस्तों ठोस अवस्था में ये रहते हुए भी दोस्तों पानी को इतनी अधिक मात्रा में दोस्तों अवशोषित कर लेते हैं कि स्वयं एक जलीय विलयन में बदल देते हैं। जो ठोस अवस्था से दोस्तों अगर ये ठोस है तो इसको कैसे बदल दे रहा है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में बदल दे रहा है। और ये किसके कारण है दोस्तों, तो प्रस्वेद लवण की वजह से हो रहा है। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं, ये उत्फुलन क्या है दोस्तों, उत्फुलन एक टॉपिक है दोस्तों, उत्फुलन क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। उत्फुलन क्या है, उत्फुलन दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों एक ठोस सतह है दोस्तों, जैसे कि ईंट बोल सकते हैं, पर सफ़ेद या दोस्तों हल्के रंग के लवण की परत जम जाती है। और यह तभी होता है दोस्तों जब ईंट या गारे में मौजूद दोस्तों जारे में दोस्तों मौजूद ईंट या गारे में मौजूद दोस्तों घुलनशील लवण पानी के वाष्पीकरण के साथ दोस्तों सतह पर आ जाते हैं, और
क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं मतलब दोस्तों यह दोस्तों एक जो निर्माण सामग्री है दोस्तों और पानी से आता है और यह अक्सर सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये भूरे या हल्के हरे रंग का भी होता है। जैसे उत्फलन ये एक प्रक्रिया है दोस्तों जो ठोस सतह दोस्तों जैसे बोल सकते हैं ईंट या सब पर ईंट पर दोस्तों जो सफ़ेद या हल्के रंग का जो लवण बन जाता है उसको क्या करता है दोस्तों ये घुलनशील लवण के रूप में वाष्पीकरण की सतह पर बन जाता है और ये क्रिस्टल हो जाता है और यही दोस्तों निर्माण के पानी में जो आ जाता है और ये अक्सर सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है। उत्फलन यही होता है। आई होप कि आपको उत्फलन में कोई डाउट नहीं हो दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कि दोस्तों अब जो दोस्तों लास्ट में जितना भी मैंने जो लास्ट के 10 स्लाइड है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैंने लास्ट के 10 टॉप स्लाइड में लिया है कि ताजे दूध का दोस्तों पीएच मान 6 होता है लेकिन दूध से दही बनने पर दोस्तों पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मल दूध जो होता है दोस्तों हम लोग ताज़ा ताज़ा जो लाते हैं उसका पीएच मान 6 होता है। बट जैसे ही दोस्तों दूध में दोस्तों दही जम जाता है तो दही बन जाने पर दोस्तों उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है वो जानने वाला है। तो दही बनने पर दोस्तों पीएच मान में कमी आ जाती है मतलब 6 से घट जाते हैं जो कि दोस्तों 6 से घट करके लगभग 4.5 या 5.5 के बीच हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यह दही बनने की प्रक्रिया में दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल जाती है और जिससे दोस्तों घोल अधिक अम्लीय हो जाता है और इसका पीएच मान कम हो जाता है। मतलब दोस्तों कि जो दही बनने की जो प्रक्रिया में दोस्तों जब दूध में जो मौजूद होता है लैक्टोज शर्करा जो भी होता है दोस्तों बैक्टीरिया वो दोस्तों लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और ये दोस्तों जो जो घोल है वो अधिक अम्लीय हो जाती है और जिससे पीएच मान क्या हो जाता है दोस्तों और 7 से और जब अम्लीय होगा दोस्तों तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 7 से ऑफकोर्स कम हो जाएगा। तो 7 से कम ही है दोस्तों इसका पीएच मान। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक कहता है दोस्तों कि जल के अनुपस्थिति में दोस्तों अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्यों? दोस्तों अगर जल की अनुपस्थिति मतलब जल अगर नहीं रहा तो अम्ल का व्यवहार दोस्तों अम्लीय नहीं होता है। क्यों दोस्तों? तो जब जल दोस्तों जल की अनुपस्थिति में दोस्तों अम्ल अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते हैं क्योंकि दोस्तों अम्लीय को अपने अम्लीय गुण दिखाने के लिए दोस्तों जल में घुलना पड़ता है और जल की उपस्थिति में दोस्तों अम्ल हाइड्रोजन आयन मतलब दोस्तों H+ और ये अन्य आयनों में आयनित हो जाते हैं और ये आयन दोस्तों H+ आयन जो है दोस्तों वो आयन ही उनके अम्लीय स्वभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिना जल के दोस्तों अम्ल का गुण अणु जो है दोस्तों वियोजित नहीं हो पाता और H+ आयन उत्पन्न नहीं छोड़ दे पाता। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अम्ल अगर से जल है दोस्तों जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जल के अनुपस्थिति में दोस्तों अम्ल अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अम्ल अपने गुण दिखाने के लिए दोस्तों जल में घुलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर उसका अम्ल का दोस्तों अगर आपको गुण देखना है तो अम्ल को दोस्तों जल में घुलाना ही पड़ेगा तभी आपको उसका गुण दिख पाएगा। सबसे बड़ा अंतर क्या कारण है दोस्तों कि अम्ल को उसको जल में घुलाना पड़ेगा और जल की अनुपस्थिति में ही दोस्तों अगर अम्ल का आयन उत्पन्न आयनित नहीं हो पाता है जिससे उसका गुण नहीं दिख पाता। आई होप कि दोस्तों को आयन में ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। एक है दोस्तों अम्लराज क्या है? अम्लराज क्या है दोस्तों? तो अम्लराज दोस्तों सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है दोस्तों। इससे बनने वाले दोस्तों जो भी सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो सांद्रण नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में यानी 3:1 के मतलब कि दोस्तों 3/1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है और यह अत्यंत संक्षारक प्रकृति का होता है तथा दोस्तों ये सोना प्लेटिनियम आदि के उत्कृष्ट धातु को घुलने में सक्षम देता है। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्लराज क्या है दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्रिक अम्ल का एक मिश्रण है। इसका रेशियो कितना दोस्तों ये सांद्रण अम्ल नाइट्रिक अम्ल का तो 3:1 होता है और ये दोस्तों अत्यंत संक्षारक प्रकृति का होता है दोस्तों। जो सोना जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं सोना प्लेटिनियम आदि उत्कृष्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों एक कठोर जल को मृदु बनाने में जो क्वेश्चन कहता है कि कठोर जल को मृदु बनाने में सोडियम के कैसे यौगिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कठोर जल को दोस्तों मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का या वाशिंग सोडा का दोस्तों उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। एक है दोस्तों क्वेश्चन की जल की अनुपस्थिति में दोस्तों अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है दोस्तों। क्यों? जल का दोस्तों अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार दोस्तों अम्लीय नहीं होता है। क्यों दोस्तों? और अभी हम लोग दोस्तों जो ये है ये हम लोग दूसरे टॉपिक पे मतलब है दोनों क्वेश्चन ये इसमें भी पूछा दोस्तों कि अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में क्यों नहीं होता और एक अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए थे कि जल की अनुपस्थिति में दोस्तों जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता वो क्यों है। तो दोनों एक ही है बट दोनों का आंसर मैंने थोड़ा सा अंतर क्या कर दिया दोस्तों कि बस एक ही है दोनों का आंसर भी। बट अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल को जब जल में डाला जाता है दोस्तों तो जल दोस्तों जो अम्ल है वो अम्ल दोस्तों जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं मतलब H+ आयन उत्पन्न करते हैं और परंतु दोस्तों जल की अनुपस्थिति में दोस्तों अम्ल हाइड्रोजन आयन के साथ उत्पन्न नहीं करता है इसलिए दोस्तों अम्ल अनुपस्थिति में दोस्तों अम्लीय व्यवहार नहीं कर पाता है।
आई होप कभी कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब आपको एक टॉपिक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन उपस्थिति होता है, लेकिन दोस्तों परंतु इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्यों दोस्तों? तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी दोस्तों हाइड्रोजन उपस्थित होता है, परंतु दोस्तों जब इन्हें दोस्तों जल में घुलाकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं दोस्तों तब, जबकि दोस्तों अम्ल को जल में डाल देने पर दोस्तों यह जल में घुल जाता है और तथा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और इसलिए दोस्तों अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिकों का वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं होता है। मतलब कहना चाह रहा है दोस्तों, अगर अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक है दोस्तों तो में हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, और लेकिन अगर नहीं है दोस्तों तो पर जब इन्हें दोस्तों जल में घुलाकर जब घुलते हैं दोस्तों तो ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जब जब इन्हें जल में घोलेंगे नहीं दोस्तों तो कैसे उत्पन्न करेंगे? लेकिन दोस्तों अगर इन्हें जल में घुल जाता है, क्या दोस्तों अल्कोहल और ग्लूकोज है, अगर ये जल में घुल रहे तो H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि दोस्तों अम्ल दोस्तों जल में अगर जाता है तो क्या करता है? H+आयन उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन आयन दोस्तों जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और इसलिए दोस्तों अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक का वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं हो पाता, क्योंकि ये दोस्तों पानी में हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। आई होप कि आपको अल्कोहल वाला कोई डाउट नहीं हो दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो मैं 3 से 4 क्वेश्चन अभी मैं और करवाने वाला हूँ दोस्तों, लगभग हाँ 3 से 4 क्वेश्चन और है दोस्तों, जो आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन अभी बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि ये सब दोस्तों हर साल बोर्ड में दोस्तों पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्यंजक चूने ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और इसके गुण तथा उपयोग को लिखा है। इससे 2 टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में पूछे दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, या ये व्यंजक चूर्ण क्या है, लवण होता है दोस्तों, और इसका प्रकार बताना, मतलब ये किस प्रकार बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कैसे पूछ सकता है, बट सब्जेक्टिव में इसका नाम पूछ देगा क्या है, या सिर्फ ये दोनों मिला करके पूछ देगा, या सिर्फ इसका गुण तथा उपयोग को पूछ देगा, या सिर्फ उपयोग को पूछ देगा गुण में। सब्जेक्ट नॉर्मल 2 नंबर में ये पूछ सकता है, बट लॉन्ग में पूछे दोस्तों तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये दोस्तों हर बार पूछा जाता है, रिकॉर्ड है बोर्ड का। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaOCl दोस्तों, और CaCl2 होता है। इसको शुष्क भुजा नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको हम लोग क्या कहते हैं? CaOH का दोस्तों होल्टॉस कहते हैं, जिसको क्लोरीन गैस के साथ दोस्तों प्रवाहित की जाती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जिससे व्यंजक चूर्ण बनता है। जैसे दोस्तों CaOH का होल्टॉस दोस्तों, ये दोस्तों गलत, ये भी सही दोस्तों, और इसका दोस्तों नाम क्या है? CaOH का होल्टॉस दोस्तों। और CaOH का होल्टॉस ये कैल्शियम के साथ दोस्तों Cl2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है, तो क्या बनता है दोस्तों? इसको यहाँ पर एरो डाल लीजिएगा दोस्तों। क्या बन रहा है? तो बन रहा है दोस्तों CaOl Cl3 प्लस H2O। रासायनिक अभिक्रिया तो ये बनेगा, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? रासायनिक ये व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अगर इसका गुण क्या है दोस्तों? इसके गुण है दोस्तों कि यह हल्के पीले रंग का ठोस चूर्ण होता है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुण क्या है दोस्तों? तो ये हल्के पीले रंग का ठोस चूर्ण होता है दोस्तों, जिसमें क्लोरीन का प्रबल तीखी गंध होती है दोस्तों, और ये जल में घुलनशील होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो स्वेच्छ विलयन नहीं बन पाता है दोस्तों, क्योंकि यह अशुद्धिकरण का दोस्तों धुंधला रहता है, और तनु अम्लों के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस छोड़ता है। ये तो गुण हो गया, बट इसका उपयोग क्या है दोस्तों? तो इसका उपयोग यह है कि उद्योगों में दोस्तों कपड़ा और कागज उद्योगों में दोस्तों कपास, लिनन, लकड़ी में के मौजूद दोस्तों व्यंजक करने के लिए दोस्तों इसका जो होता है स्वच्छता, पानी के दोस्तों पीने का पानी दोस्तों सूक्ष्म जीवों में मुक्त रहने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है, और इसका अभिक्रिया दोस्तों ये कई रासायनिक उद्योगों में दोस्तों ऑक्सीकारक के रूप में इसका अन्य क्लोरोफॉर्म के निर्माण के में सिकुड़ने लगता है। मतलब कहना चाह रहे हैं दोस्तों, इसका व्यंजक चूर्ण क्या है दोस्तों? तो हम बोलेंगे व्यंजक चूर्ण ये एक तरह का लवण है। इसका रासायनिक नाम दोस्तों तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों, या और इसको हम लोग क्या करें तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब ये दोस्तों इसको बनाने का विधि है दोस्तों, तो कैसे? तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क भुजा चूना भी बोल सकते हैं दोस्तों। और क्लोरीन गैस के साथ जब मिला दिए, प्रवाहित करा दिए इसमें दोस्तों, तो क्या बना दिया हम लोग? व्यंजक चूर्ण। इसका सूत्र का व्यंजक सूत्र का दोस्तों, तो मैं और आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि इसका सूत्र क्या है दोस्तों। तो CaOCl इन ClCaCl2 ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। अब दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसका व्यंजक चूर्ण, ये जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं दोस्तों। ये उसका इमेज है, कुछ इस टाइप का आप लोग को दिखा होगा, मार्केट में आप लोग देख सकते हैं। एक है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों? और ये भी महत्वपूर्ण ही है दोस्तों। जो हमें जो भी टॉप 5 क्वेश्चन करवाने वाले दोस्तों वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक और इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा दोस्तों नोट्स में मेरे खोल के दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, और ये बोर्ड में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों? पूछता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग को लिखना है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको CaSO4 इंटू वो हाफ H2O दोस्तों का सफ़ेद पाउडर या पानी में मिलाने पर दोस्तों ये जलयोजन के द्वारा जल्दी से कठोर हल्का छिद्रयुक्त पदार्थ बन जाता है। और इसका दोस्तों गुण क्या है, तो जिप्सम CaOS जिसको बोलते हैं दोस्तों जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O दोस्तों, या इसको 120 से 150 डिग्री पर जब गर्म किया जाता है दोस्तों, और गर्म में 2 जल अणु निकलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये ठंडा होने पर दोस्तों जब इसकी बारीकी पाउडर में पीसा जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का विधि था। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का लवण है। और इसका दोस्तों सूत्र ये रासायनिक नाम क्या है, तो सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसके गुण क्या है दोस्तों, तो पानी में घुलकर जल्दी सेट हो जाता है, और सेट होने पर दोस्तों थोड़ा सा ये विस्तार दिखाया जाता है, जिससे ये फॉर्म भरना आसान होता है दोस्तों। और हल्का छिद्रयुक्त जल्दी से सूखने वाला होता है दोस्तों, और आग प्रतिरोधी ध्वनि वाला ताप इंसुलेशन में अच्छा होता है। और इसका उपयोग क्या है दोस्तों, तो उपयोग को मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा सकता हूँ कि इसका उपयोग क्या है दोस्तों, तो निर्माण में दोस्तों इसका निर्माण दीवार में, छत बनाने में, या सजावट पैनल में, या टाइल जॉइंट में काम किया जाता है। दूसरा दोस्तों मेडिकल कास्ट मतलब हड्डी को स्थिर करने के लिए दोस्तों, या कला शिल्प मूर्तियों या मॉडल या पॉप कास्टिंग में दोस्तों, या दंत चिकित्सा मॉडल में, या विद्यालय में दोस्तों ये जल योजन प्रक्रिया दिखाने में प्रयोग किया जाता है इसका उपयोग। इसका कुछ आप लोग इमेज के थ्रू आप लोग और समझ सकते हैं दोस्तों, कि जैसे आप लोग इमेज के थ्रू ये समझ सकते हैं, जैसे ये दोस्तों मूर्तियाँ बनाने में कलरफुल मूर्तियाँ भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कृष्ण जी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको ज़्यादातर इस कलर में आपको देखने को मिलते हैं, और ये भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में देख सकते हैं। और इस जो हम लोग प्लस्तर चढ़ाया जाता है, ये है दोस्तों कुछ प्लस्तर इस टाइप से। एक है दोस्तों ये है, एक और ये क्वेश्चन है कि कहता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, और इसके गुण तथा उपयोग को लिखना है दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसका एक प्रकार का लवण है दोस्तों, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3। और ये एक सफ़ेद या क्रिस्टल पाउडर है दोस्तों, जिसके अवसर दोस्तों बेकिंग सोडा कहते हैं, या इसको खाने वाला सोडा कहा भी जाता है। और पानी में दोस्तों घुल कर दोस्तों हल्का क्षारीय घोल बनाता है, और गर्मी या अम्ल के साथ ये प्रतिक्रिया करके दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। साल्वे प्रक्रिया में दोस्तों सबसे आम औद्योगिक में दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी नमक दोस्तों के घोल में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों के साथ प्रक्रिया कराते हैं, और जिससे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप बनता है। और इस अवक्षेप को दोस्तों फिल्टर करके धुलाई करके दोस्तों फिर सुखाकर दोस्तों शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो पूरा शुद्ध प्राप्त होता है जब इसे अवक्षेपण फिल्टर करके दोस्तों जब प्राप्त करते हैं तो। और प्राकृतिक स्रोत दोस्तों ये दोस्तों हम लोग बना लिए। प्राकृतिक स्रोत क्या दोस्तों, तो कुछ खनिज जैसे जैसे दोस्तों हम बोल सकते हैं नेट्रॉन दोस्तों से निकाला जाता है जैसे, परंतु ये व्यावसायिक उत्पादन में मुख्यतः साल्वे प्रक्रिया ही उपयोग है, मतलब जो नॉर्मल उपयोग किया जाता है बनाया जाता है। अब दोस्तों इसका गुण क्या है, और ये दोस्तों उसका चित्र है। इसका गुण क्या है दोस्तों कि सफ़ेद या बिना गंध वाला हल्के क्षारीय pH मान जिसका 8.3 के अप्रॉक्स होता है दोस्तों, लगभग 8.3 होता है, उसका पाउडर होता है pH मान। पानी में दोस्तों घुलनशील अल्कोहल कम, ये जो पानी में दोस्तों घुलनशील होता है लेकिन अल्कोहल में कम घुलता है दोस्तों। और गर्मी दोस्तों जब पड़ती है तो इसका अप्रॉक्सीमेट इसका 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चल जाता है। और अम्ल के साथ जब ये क्रिया करता है दोस्तों CO2 गैस और पानी सोडियम सल्फेट ये सोडियम सॉल्ट बनाता है दोस्तों। ये गैस दोस्तों बोलते हैं ये विषाक्त होता है, सुरक्षित होता है और पर्यावरण मित्र होता है दोस्तों। और इसका उपयोग क्या है दोस्तों, तो भोजन एवं पानी मतलब पीने वाला पानी दोस्तों जिसको हम बोलते हैं। बेकिंग में दोस्तों फुलाने वाला एजेंट जिसको हम बोलते हैं केक पेस्ट्री रोटी में किया जाता है। या पेय मतलब दोस्तों पेय मतलब पानी के लिए दोस्तों, तो अमीठे पेय में ये कार्बोनेशियम के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य में औषधि में दोस्तों जैसे बोलते हैं एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, जो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए जैसे इनो वगैरह है दोस्तों हम लोग कह सकते हैं। और इसका दोस्तों हल्के ये अल्काइन डाइट में pH संतुलन के लिए भी किया जाता है दोस्तों। जो पेट का ये जो हमारे जो भी होता है दोस्तों, हमारे पेट जब खराब होता है, जब गैस ये जो अंदर जलन होती है तो उसको ठीक कर देता है। साफ सफाई में भी किया जाता है, तो जैसे फ्रिज में दोस्तों किया जाता है, ओवन में किया जाता है जिससे केक बनता है, और कपड़े में को भी साफ करने में मदद करता है। इसको ये दुर्गंध हटाने वाला भी कहा जाता है, आदि में दुर्गंध हटाने वाला। और जिद्दी दाग यानी सफ़ेद जैसे दोस्तों कॉफ़ी चाय को हल्के आकर्षक रूप में हटाने वाला भी काम कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है। और व्यक्तिगत देखभाल दोस्तों जैसे टूथपेस्ट की सफाई करने के लिए भी, और पसीने जैसे दुर्गंध को अवशोषित करने वाला भी डिटर्जेंट में है। और इसका दोस्तों औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे दोस्तों जल शोधन में pH नियंत्रण करने के लिए, और
ये फसल रोग नियंत्रण में भी फसंगी या साइड के रूप में भी कभी कभी इसका उपयोग कर लिया जाता है दोस्तों। अब आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों, ये खाने वाला सोडा का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा और इसका गुण भी। एक और टॉपिक है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा या धोबन सोडा। वाशिंग सोडा दोस्तों या धोबन सोडा, वाशिंग सोडा या धोबन सोडा क्या है दोस्तों, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और इसका गुण तथा उपयोग को लिखना है। दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा। हम्म, और थोड़ा जूम, बिल्कुल सही है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर है और ये दोस्तों पानी में बहुत आसानी से घुलकर, इसका पीएच मान कितना दोस्तों 11 से 12 के बीच होता है और इसको घोल बनता है और इसका अक्सर दोस्तों धोबन सोडा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कपड़े धोने में मदद करते हैं। जैसे दोस्तों साल्व्य प्रक्रिया, इसको हम लोग और थोड़ा सा जूम इट आउट कर देते हैं। उसको भी दो प्रकार से बनाया जाता है, एक साल्व्य प्रक्रिया है और एक प्राकृतिक प्रक्रिया। साल्व्य प्रक्रिया से जो औद्योगिक विधि द्वारा बनाया जाता है, इसको NaCl मतलब नमक के घोल में दोस्तों अमोनियम NH3 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ प्रक्रिया कराते हैं दोस्तों। तो ये क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं NaCO3 बनता है। और इसको जब अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, जब इसको 200 डिग्री के सेल्सियस के आसपास गर्म करते हैं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं Na2CO3। और इसको जब पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकालते हैं दोस्तों, तो अंत में दोस्तों ठंडा पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है। और प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, तो कुछ स्रोत ये क्षेत्रों में दोस्तों ट्रोना या नेट्रॉन के जैसे खनिजों में भी निकाला जाता है, परंतु व्यावसायिक उत्पादन में साल्व्य प्रक्रिया द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसका गुण क्या है, इसका गुण को भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो इसका गुण है कुछ इस प्रकार का, आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये गुण है और इसका ये उपयोग है। तो गुण है दोस्तों कि सफ़ेद बिना गंध वाला दोस्तों ठोस पाउडर। और इसका गुण दूसरा क्या है दोस्तों कि पानी में अत्यधिक घुलनशील और घोल बहुत क्षारीय होता है। हवा में दोस्तों, हवा से दोस्तों ये नमी लेकर के हाइड्रेट यानी Na2CO3 10H2O दोस्तों बनाता है और इसलिए दोस्तों इसे सूखी जगह पर रखना चाहिए दोस्तों। और गैस विषाक्त पर ये त्वचा और आँखों में जलन का कारण बन जाता है दोस्तों, इसलिए इसे सावधानी से ये सावधानी पूर्वक इसका आवश्यकता करना चाहिए। इसका उपयोग क्या है दोस्तों, तो कपड़े धोने में किया जाता है, जिसको पानी की कठोरता को कम करता है और डिटर्जेंट की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और दाग धब्बे को भी हटाने में मदद करता है। जैसे दोस्तों साफ सफाई में भी, बर्तन धोने में, ओवन में या टाइल में या बाथरूम के सतहों पर जमी ग्रीस या मैल को आसानी से हटाता है दोस्तों। जल शोधन में दोस्तों जैसे पानी में दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों को अवक्षेपित करने में या पानी को नरम करने में, नॉर्मल गर्म करने पर कर देता है। औद्योगिक में दोस्तों जैसे कांच, कागज या धातु परिष्करण, साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण के रूप में करता है। एक है दोस्तों भोजन पेय में, यानी कुछ देशों में दोस्तों पीएच नियंत्रक दोस्तों या ये क्लैंगिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे नूडल्स के रूप में या बेकिंग सोडा के रूप में भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा नहीं, मतलब बेकिंग मतलब बनाने के रूप में नूडल्स को। और ये दोस्तों आपका वॉशिंग सोडा। एक और है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, एक और हम लोग समझ लेंगे। ये दोस्तों वॉशिंग सोडा का इमेज आप लोग देख सकते हैं, खाने वाला सोडा इस प्रकार होता है। एक लास्ट है दोस्तों, ये रवाकरण क्या है। रवाकरण क्या है दोस्तों, तो रवाकरण का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि वैसी प्रक्रिया दोस्तों जिसमें अनाद्र यौगिक से जल के अणु दोस्तों जोड़कर अनाद्र यौगिक में परिवर्तन किया जाता है। अनाद्र यौगिक से दोस्तों जल को अणु, ये जो जल के अणु को जोड़ देते हैं तो आद्र यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। और इस यही जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रवाकरण बोलते हैं। आई होप कि आपको जो भी मैंने अभी तक में समझाया दोस्तों, वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF जरूर एक बार पढ़ के देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 100% आपको इसी में से दोस्तों मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैं 100% कह सकता हूँ दोस्तों कि 100% आपको इसी मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिलेंगे, या यही क्वेश्चन हो सके छप भी जा सकते हैं दोस्तों। तो 100% मैं कह सकते हैं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। और इससे दोस्तों इसका PDF एक बार जरूर पढ़िए दोस्तों। क्यों पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको बोर्ड में सवाल पूछेंगे। दूसरा दोस्तों इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा इस सब्जेक्टिव नोट से। और इससे दोस्तों आपका पूरा बोर्ड का नोट्स जितने भी चैप्टर 2 से आपको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इस एक बार नोट्स जरूर पढ़िएगा दोस्तों। आपको बहुत बहुत ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में 2026 हो या 2027 में अगर आप देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ दोस्तों कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। और इससे दोस्तों आपको जो मैंने लास्ट में 10 क्वेश्चन करवाया दोस्तों, जो भी मैंने जिससे बोल सकते हैं क्या है और इसके रासायनिक नाम, उसके सूत्र और गुण, इसका उपयोग दोस्तों 100% आप इसमें से दोस्तों 1 से 2 साल आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों, इसी बार मैं कह रहा हूँ। और ये 100% मैं कह रहा हूँ दोस्तों, श्योर हूँ कि देखने को मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों, मज़ेदार तरीके से मैंने समझाया और आपको समझ में होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।